चंद ने कहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है। ये हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य में ज्ञान का प्रसार होता है। आज पूरी दुनिया में चीजें इतनी आधुनिक होती जा रही हैं कि जिन्हें सिर्फ शिक्षा के दम पर ही समझा जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा का बदलता रूप हम देख रहे हैं। उच्च शिक्षा को लेकर नई शिक्षा नीति क्या है? नए भारत का क्या भविष्य है? युवाओं के सपने कितने साकार होंगे? तमाम विषयों पर हमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि उच्च शिक्षा को लेकर के नई शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल उच्च शिक्षा को लेकर के नहीं है, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा यानी समग्र शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने का एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। जहां तक उच्च शिक्षा की बात है तो उच्च शिक्षा में हमारे जितने एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं या एलिजिबल जो छात्र हैं जिनके लिए हम GER शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो वर्तमान में 27 से 28% तक है, इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लगभग 50% तक 2035 तक दिए जाने का लक्ष्य है। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा नीति को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है जिससे भारतवर्ष की उच्च शिक्षा संस्थाएं एक समावेशी इकाई के रूप में काम करें, यानी दूरस्थ विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा का अधिकार मिले। भारत के किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी को समान रूप से, यानी इक्वालिटी की बात है, इंक्लूजन की बात है, एक्सेस की बात है, क्वालिटी की बात है, तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, वह जॉब सीकर न होकर के जॉब क्रिएटर बने, जॉब गिवर बने। यह इस शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य है। जी, नई शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ में कहाँ लागू किया गया है? मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों के अनुसार जितनी भी संस्थाएं 2F12B के अंतर्गत आती हैं, उन सभी संस्थाओं का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र रूप में लागू करे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल छत्तीसगढ़ या मध्य भारत में, परंतु समग्र भारतवर्ष में शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी है। और जहां तक मेरा मानना है कि ये सभी उच्च शिक्षा संस्थाएं अपने क्षमताओं के हिसाब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास कर रही हैं। जी सर, अगर हम बात करें आदिवासी क्षेत्रों की, तो क्या आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से कोई दिशा निर्देश या कोई ऐसी योजना है जिससे भारत की एक नई तस्वीर उभर सके? आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में क्या इस नीति से युवाओं के सपने साकार हो सकेंगे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह एक क्रांतिकारी दस्तावेज है जो भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर रहा है। और ये इसमें एक सेंटेंस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, यानी अनुभवजन्य ज्ञान का, यानी विद्यार्थियों को केवल वर्गखंड में बैठकर के कार्य नहीं करना है। अब मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी है, वो केवल क्लास में बैठा रहेगा तो हमारे जनजातीय बंधुओं भाइयों का जीवन कैसा है इस बारे में वो समझ नहीं सकता है। तो वन क्षेत्रों में जाना, वन उद्योगों को देखना, कुटीर उद्योगों को जानना, इन चीजों के बारे में भी शिक्षा नीति में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में कहा गया है। तो जो हमारे जो जनजातीय बंधु हैं उनके भी शिक्षा के लिए व्यवस्था इस तरह से की गई है कि एक्सटेंसिव लर्निंग की बात कही गई, दूरस्थ शिक्षा की बात कही गई, जिसमें विद्यार्थी कहीं पर भी बैठ करके, जैसे मैं आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात बताऊं, जिसमें 40% तक आप शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विश्वविद्यालय में आप अपना
पंजीकरण कराए और वहीं से सारी शिक्षा पूरी करे। कोई विद्यार्थी बस्तर से भी पढ़ाई कर सकता है, साथ में कुछ पढ़ाई गुरु घासीदास से भी कर सकता है या अन्य विश्वविद्यालयों से भी कर सकता है। तो जनजातीय क्षेत्रों का पूरा ख्याल रखा गया है और उसमें उनके रोजगार और वहां पर समग्र विकास की भी बातें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कही गई हैं। जी सर, ये तो हुई नई शिक्षा नीति के बारे में हमारी बातचीत, लेकिन हम इस बारे में आगे और भी बातचीत करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी सेवाएं इससे पहले कहाँ कहाँ दी हैं, आपके क्या अनुभव रहे हैं, इस बारे में हमें पूरी जानकारी। मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ। मैंने अपनी शिक्षक के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ 1 जनवरी सन 1992 को बनारस यानी काशी में एक हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर विद्यालय है, महाविद्यालय, वहां से प्रारंभ किया। और इस क्षेत्र में मेरा यह 32वां साल चल रहा है। उसके पश्चात मैं लगभग 30 वर्षों तक मैंने लंबे समय तक 3 दशकों तक कह सकते हैं गुजरात में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय है, वहां पर मैंने कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में मैं वहां कार्यरत था यहाँ आने के पहले। और विगत 20 महीने से मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप काफी लंबे समय से शिक्षा जगत में जुड़े हुए हैं और आप एक शिक्षक भी रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या होती है? देखिए, शिक्षक अच्छा या बुरा नहीं होता है, शिक्षक शिक्षक होता, और शिक्षक वही होता है जो व्यक्ति को शिक्षा दे सके। अगर शिक्षा आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप शिक्षक कहलाने के लायक नहीं हैं। और किसी भी बालक की पहली शिक्षक उसकी माता होती है। तो माँ जैसे अपने बच्चे का संपूर्ण ख्याल रखती है, जिस प्रकार माँ यह सुनिश्चित करती है कि मेरा बच्चा, चाहे वो बिटिया हो या बेटा हो, उसके सर्वांगीण विकास के लिए माँ कटिबद्ध रहती है, वैसे ही एक शिक्षक, जब आप फॉर्मल शिक्षक बन जाते हैं तो ये शिक्षक का ये कर्तव्य है कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे। और यह समय से बंधा हुआ कार्य नहीं है, यह समय से परे कार्य है। तो एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो अपने बच्चे, अपने विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का कार्य संपन्न करने का बीड़ा उठा ले। जी जरूर। सर, जैसा कि आपने बताया कि 20 महीने से आप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके आने के बाद विश्वविद्यालय में कितनी प्रगति हुई है और क्या कुछ योजनाओं को लेकर आप चल रहे हैं? विश्वविद्यालय सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने में अपना अथक प्रयास कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारतवर्ष में यह अग्रणी विश्वविद्यालय है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संपूर्ण रूप में लागू करने के लिए कटिबद्ध है और कर रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक नए भवनों का निर्माण हुआ, रिसर्च के अच्छे ग्रांट्स आए हैं, हमारे कोलैबोरेशंस हुए हैं। कम से कम मेरे आने के बाद 60 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एमओयूज हुए हैं। हमारे विद्यार्थियों का पे पैकेज काफी ऊपर गया है, प्लेसमेंट की संख्या बढ़ी है, पेटेंट्स काफी सारे आ गए हैं, रिसर्च के ग्रांट्स लगातार आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ नवाचार भी किए हैं। जैसे हमने एक स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हमने ये सुनिश्चित किया है कि विश्वविद्यालय में आने के पहले दिन से ही विद्यार्थी के पास अपना एक रोजगार हो, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो वह कार्य बड़े अच्छे से चल रहा है। और इसके साथ ही साथ 26 जनवरी 2023 को हमने एक योजना का प्रारंभ किया जिसका नाम है जीजीवी स्वाभिमान थाली, या जीएसटी के नाम से कह सकते हैं। और जिसमें विश्वविद्यालय में आने वाले बच्चे को हम 10 रुपए में भरपेट भोजन देते हैं और पौष्टिकता का भी ध्यान रखा जाता है। तो बहुत सारे जो बच्चे बाहर से आते हैं, दोपहर में उनको बाहर कहीं जाकर खाना खाने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमने अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को इस कार्य में लगाया हुआ है। तो उनकी अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होती है और पूरे विश्वविद्यालय में एक पारिवारिक माहौल का सृजन हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी विश्वविद्यालय में चल रही हैं। जी सर, जैसा कि हम ये जानते हैं कि महानगरों में जो कॉलेजेस हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉलेज हैं, तो इनमें एक बहुत असमानता हमें दिखती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं
शिक्षकों की कमी या प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं, या भवनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैदान, लाइब्रेरी, ये सारी जो बातें हैं, कहीं न कहीं कुछ अभाव जैसी चीजें हम देखते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि एक जो महानगर के कॉलेजों में पढ़ रहा है जो विद्यार्थी होता है, उसका जीवन स्तर और उसकी जो भविष्य जो है, और एक ग्रामीण क्षेत्र में जो एक कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसका भविष्य, आप किस तरह से इस चीज को अपने नजरिए से देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने अपने प्रारंभ के वक्तव्य में ही बताया कि इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दस्तावेज लाया गया। अब ग्रामीण और नगरीय छात्रों का भेद मिट गया है, दूरस्थ छात्रों का और आवासीय छात्रों का भी भेद मिट गया है। विद्यार्थी कहीं का भी हो, किसी भी विश्वविद्यालय में, और इसी उद्देश्य से देखिए कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने और कुछ कुछ प्रादेशिक विश्वविद्यालयों ने भी CUET के माध्यम से प्रवेश लेना चालू किया है अपने यहाँ। तो CUET में पूरे देश से कोई भी विद्यार्थी, अब वो परसेंटेज आपने 12वीं में कितना प्राप्त किया उसके आधार पर नहीं होता है, या क्वालिफाइंग एग्जाम में आपने कितना अंक प्राप्त किया उसके आधार पर नहीं, बल्कि आपको एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। उस एंट्रेंस टेस्ट के मार्फत विद्यार्थी कहीं का भी हो उसको एडमिशन मिल सकता है। दूसरी बात, जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनकी शुल्क काफी नॉमिनल है, इसलिए गरीब या अमीर विद्यार्थियों का उसमें भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां मिलती हैं, और इसके अतिरिक्त हमने ये भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का प्रावधान है कि बच्चा कहीं भी हो, किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कोर्स में प्रवेश लेकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। तो ये जो भेदभाव होता है, इसीलिए एक्सेस और इंक्लूजन की जो बात आती है, इंक्लूजन मतलब जिसको हम अंत्योदय की बात करते हैं, तो अंतिम व्यक्ति तक हमारी शिक्षा पहुंचे, यह लक्ष्य इस शिक्षा नीति का है। तो यहां पर मान लीजिए कांकेर का बच्चा हो, जगदलपुर का बच्चा हो, झाबुआ का बच्चा हो, अंडमान निकोबार में रहने वाला बच्चा हो, उसको भी हम शिक्षा देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कटिबद्ध है। तो ये सारी समस्याओं का अगर समाधान है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। सर, आपने बताया कि आपको एक लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, इतने वर्षों का अनुभव है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, इसे आप किस ये से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को ले जानी है, और यह जो परिवर्तन हो रहा है इसमें हम अपने विद्यार्थियों को नहीं, बल्कि हम यह लक्ष्य रख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के, सार्क कंट्रीज के, सेंट्रल एशिया के जो देश है, अफ्रीकन देश हैं, वहां के बच्चे भी भारतीय शिक्षा को प्राप्त करें। लक्ष्य ये है, आपको मैं बताऊं कि इन देश, अगर मान लीजिए आप यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां का ट्यूशन फी ही 12 लाख 15 लाख रुपए के आसपास आ जाता है, जबकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था महंगी से महंगी व्यवस्था जाएंगी तो इसका 10% भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो लक्ष्य है कि हम एक विश्व में एक अच्छे एजुकेशनल डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाएं। हमारा लक्ष्य ये भी है कि हम विश्व के विद्यार्थियों को, हम नालंदा, तक्षशिला और वल्लभीपुर की तरफ जा रहे हैं कि जहां पूरे विश्व के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, और इसीलिए इसे विश्व का विद्यालय यानी विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्वविद्यालय केवल एक क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होता है। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो हमको विश्व के मानकों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए प्रत्यायन एवं मूल्यांकन, जैसे NAAC एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, NIRF रैंकिंग की बात करते हैं, तो इन चीजों का भी समावेश इसीलिए किया गया है कि हमारे विद्यार्थी विदेशों में अगर जाएं, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में जा रहे हैं, तो उनकी डिग्री को संपूर्ण या उचित सम्मान मिले। ये इसके पीछे का उद्देश्य है। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। सर, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले आप बनारस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और इसके बाद अभी आप छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये दोनों जगहों में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, बनारस में एक मैं महाविद्यालय में था, हरिश्चंद्र कॉलेज में। उसके बाद मैं सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में था, जो गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में सौराष्ट्र प्रांत का है, एक सेंट्रल क्षेत्र है, और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो तीनों यूनिट अलग अलग है, एक महाविद्यालय था, एक राज्य विश्वविद्यालय था, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो तीनों का फंडिंग पैटर्न अलग है, तीनों के रिक्रूटमेंट की व्यवस्था अलग है, मगर
मैं यह पाता हूं कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कुछ मायनों में खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो वह एक बेहतर इंस्टीट्यूशन है और हमारे यहाँ रिसर्च के लिए अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। अगर लोग अच्छा काम करना चाहें तो हमारे यहाँ अधसंरचनाएं उपलब्ध है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि शोध को लेकर के बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या दृष्टिकोण है और क्या विचार हैं विश्वविद्यालय के लिए? हम लगातार डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीबीटी और भारत सरकार की अन्य जो रिसर्च फंडिंग एजेंसीज हैं उनके साथ संपर्क में है। हम लगातार प्रपोजल्स भेज रहे हैं। हम एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी भी खड़ा कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में और जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम अपडेट कर रहे हैं। तो इस विश्वविद्यालय में विश्व के अनेक देशों से पोस्ट डॉक्टरल वर्क करने के लिए भी विद्यार्थी आ रहे हैं और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। जो हमने एमओयूज किया उनके आधार पर हमारे यहाँ कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और काफी सारे कंसल्टेंसी के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और उसी के क्रम में अच्छे पेटेंट्स भी किए जा रहे हैं जिनसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनमें सहयोग मिल सके। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है, आईओटी के ऊपर काम हो रहा है, लाइफ साइंसेज में काम हो रहा है और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है एक्सेलरेटर सेंटर है जो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर आप कह सकते हैं एक बड़ी फैसिलिटी है। तो जल्दी ही उसको भी हमें ऑपरेशनल करने की इजाजत मिल जाएगी। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिससे हम वर्ल्ड क्लास रिसर्चेज यहाँ से प्रोड्यूस कर पाएंगे। जी सर, ये तो हुई बात शोध की और शोध का बहुत अधिक महत्व है जैसा कि आपने बताया। सेमिनार और गोष्ठियों का भी एक अपना अलग ही महत्व है क्योंकि इससे जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं वो सामने आती हैं और उन्हें आगे आने का मौका मिलता है। तो विश्वविद्यालयों में सेमिनार और गोष्ठियों को लेकर के आपके क्या विचार हैं सर? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो संगोष्ठी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि यहाँ पर न केवल भारतवर्ष से बल्कि विदेशों से भी बड़े विद्वान लोग आते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। जैसे कि अभी हमने फरवरी माह में बृहत्तर भारत पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस किया हमने जिसमें विश्व के 8 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और करीब 600 प्रतिभागी थे। तो इसमें उनको एक नया डायमेंशन मिलता है, नई दृष्टिकोण मिलती है, काम करने के नए डेस्टिनेशंस उनको मिलते हैं। और अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी, किसी शोधकर्ता को या किसी शिक्षक को कहीं पर किसी सहयोग की आवश्यकता है तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर, ऐसे मंचों पर उन्हें अपने सहयोगी भी मिल जाते हैं। और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर ही कम से कम पिछले 1.5 सालों में कम से कम 1 दर्जन हमने सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज और गोष्ठियां कर ली हैं, वर्कशॉप्स भी कर लिए हैं। इसके साथ ही साथ सभी विषयों में हमारे यहाँ वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस लगातार चल रहे हैं और जिसके कारण से विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पे चल रहा है। जी सर, जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र के विकास को लेकर के बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस मामले में जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग आपको मिल पाता है? मेरा व्यक्तिगत मैं अनुभव आपको जरूर से बता सकता हूं इस मामले में। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को लेकर के उस क्षेत्र के जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो संसद सदस्य हों, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों, इन लोगों का लगातार मुझे विश्वविद्यालय के विकास में सहयोग प्राप्त होता रहा है और इनके सहयोग से विश्वविद्यालय को कार्य करने में काफी सारी आसानी रहती है, सुविधा रहती है। तो इनका सहयोग मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्रगति में इनका सहयोग आवश्यक है। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा और ये रहेगा कि आपके विश्वविद्यालय में नवाचार को लेकर के क्या क्या योजनाएं हैं? इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हमारे काफी सारे चल रहे हैं और हम आगे काफी सारा कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि हम सेंट्रल इंडिया में अगर देखा जाए तो खास करके छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो ये एक बहुत ही डेंसली फॉरेस्ट पॉपुलेटेड एरिया है और बायोडायवर्सिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। तो हम बायोडायवर्सिटी मैपिंग और कंजर्वेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को एक प्रपोजल दिया हुआ है।
अगर सरकार उसे उचित मानती और उसे सैंक्शन करती है तो ये केंद्रीय सेंट्रल इंडिया में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर होगा। इसके साथ ही साथ जनजातीय बंधुओं के लिए एक बड़े केंद्र के लिए हमने एक ट्राइबल मिनिस्ट्री को भी प्रपोजल दिया है, जिसमें हम जनजातीय बंधुओं को अपने यहाँ रख करके उनको पूरी ट्रेनिंग देना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग, उनके पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए 100 बच्चियों के लिए और 100 लड़कों के लिए हमने एक प्रपोजल ट्राइबल मिनिस्ट्री में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने एक फूड प्रोसेसिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को हमने एक फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए भी एक प्रपोजल दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में एक केंद्रीय विद्यालय की भी योजना हो जाए, तो उसके लिए भी हमने शिक्षा मंत्रालय को एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भी, इस तरह अगर देखा जाए तो हमने कम से कम 1 दर्जन बड़े प्रपोजल्स दे रखे हैं। और अगर वो सारे प्रपोजल्स मंजूर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, उसको अगर हम गिनाएंगे तो और इसके अलावा रोज हम नए प्रपोजल्स बनाते जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ का और मध्य भारत में अपने आप में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक विद्या का केंद्र बने और अपने आप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अपने आप को स्थापित कर सके। ये सारी योजनाएं हैं। जी सर, बस्तर का जो महत्व है दुनिया के मानचित्र में इसका एक अलग ही पहचान है, तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं? बस्तर कला की दृष्टि से, जैसा कि मैंने जाना है, बहुत ही समृद्ध है और यहाँ की जो जनजातीय संस्कृति है वो दुर्लभ है, उसको और प्रिजर्व करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के जनजातियों और इनकी संस्कृति को लेकर के कुछ नए अध्ययन की क्षेत्र बनाए जाने चाहिए और हो सकता है कि मुझे लगता है कि बस्तर के जनजातीय संस्कृति के ऊपर एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी में ले लीजिए या इतिहास में ले लीजिए या कल्चर के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस पर नए पेपर प्रारंभ किए जाना चाहिए और यहाँ के संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कुछ एसएमईज को भी आगे आना चाहिए, जिससे इनके प्रोडक्ट्स को, इनकी व्यावसायिक चीजों को भी आगे सही मायने में राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्थापित किया जा सके। जी सर, आप एक बहुत महती जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, आप कुलपति हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय की मुख्य ताकत क्या होती है? मैं जहां तक समझता हूं कि किसी भी विद्या के केंद्र, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो या इवन एक बच्चों का विद्यालय हो, इसका मुख्य ताकत इसके शिक्षक होते हैं। जी। बाकी चीजें उस शिक्षक के आसपास घूमती हैं और अगर शिक्षक अच्छा है तो विद्यार्थी अपने आप श्रेष्ठ निकलेगा। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, आप देख लीजिए। रामदास जी के शिष्य शिवाजी थे, आप देख लीजिए सामने। तो अगर गुरु ठीक होगा, किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय में गुरु का अच्छा होना पहली चीज है। तो अच्छे शिक्षकों को लाना, ये हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी दायित्व है। सर, आपने हमारे श्रोताओं को शिक्षा को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां